प्रथम राजनीति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक और आज के हमारे विचारक हैं राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय के आज हम शैक्षिक विचारों को पढ़ेंगे, उनके आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे और साथ ही हम ये पढ़ेंगे उनका क्या योगदान है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, क्या योगदान है भारत में, क्या उनका योगदान है, इस तरह से उनका मूल्यांकन करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं राम मोहन राय के शैक्षिक विचारों के। मित्रों, राजा राम मोहन राय प्रकांड विद्वान थे, बहुत सारी भाषाओं में पारंगत थे और उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का और संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया था। राय शिक्षा को भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों और जन जागृति का माध्यम बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होगा और इससे जन जागृति भी होगी। इस दृष्टि से उनका स्पष्ट विचार था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा पद्धति, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा विदेशी भाषाओं के ज्ञान से वंचित किया जाना उचित नहीं था। कि उनका विचार था कि शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और विदेशी भाषाओं के ज्ञान से वंचित किया जाना भी उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भारतीयों को शिक्षा के मामले में अन्य राष्ट्रों की जनता के संबंध में जानना है या उनके बराबर लाना है तो मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति को त्याग कर आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि अन्य राष्ट्रों की जनता कितनी पढ़ी लिखी है, क्या उनकी संस्कृति है, उसके बारे में हम तभी जान पाएंगे। शिक्षा के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में गणित, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया और भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति के विकास का सैद्धांतिक समर्थन मात्र ही नहीं किया अपितु उसके लिए व्यावहारिक स्तर पर प्रयत्न भी उन्होंने किए। इसके लिए उन्होंने 1816-17 में कलकत्ता में एक जो आज हम कोलकाता बोलते हैं उसमें अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। इसी तरह से 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी उनका सक्रिय योगदान रहा है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थन ही उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये आवश्यकता भी प्रतिपादित की कि भारतीय अपने प्राचीन ग्रंथों, साहित्य और दर्शन का अध्ययन करें। उनकी मान्यता थी कि अपनी प्राचीन संस्कृति और दर्शन के ज्ञान के द्वारा भारतीयों में विश्वास का संचार होगा और वे वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी और भारतीय के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के एक ऐसी व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे जिससे कि भारतीयों को विकास और उन्नति के अवसर उपलब्ध हो सके। राम मोहन राय ने वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा पर नहीं अपितु पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और चिंतन मनन की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर अधिक बल दिया ताकि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा सके। वे शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ किया जाना आवश्यक मानते थे कि सभी को शिक्षा दी जाए और इसके लिए वो शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने पर बल दिया करते थे कि शिक्षा अनिवार्य हो, सभी के लिए पढ़ना लिखना अनिवार्य हो, जरूरी हो और क्या है, निःशुल्क होनी चाहिए, पैसे नहीं लगने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में स्त्रियों के प्रति भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, स्त्रियों को भी पढ़ाई के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ये है उनके शैक्षिक विचार राम मोहन राय के। अब बात करते हैं आर्थिक विचारों की। मित्रों, आर्थिक विचारों में हम उनके विचारों को समाजवादी या पूंजीवादी के रूप में वर्गीकृत तो नहीं कर सकते कि उनकी विचारधारा क्या थी, ऐसी बात नहीं है। फिर भी कुछ बिंदुओं के तहत हम उनके आर्थिक विचारों को समझ सकते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। राममोहन ने अपने प्रसिद्ध लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार, ये लेख लिखा उन्होंने। इस लेख में उन्होंने आग्रह किया कि हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार
के परंपरागत अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वे संपत्ति के अधिकार को अक्षुण्ण रखे जाने के पक्ष में थे और साथ ही ये भी चाहते थे कि उत्तराधिकार के संदर्भ में स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेटा और बेटी दोनों को उत्तराधिकार मिले। तो इस तरह से भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते थे। दूसरा बिंदु आता है उनके आर्थिक विचारों का भूप्रबंध, राजस्व व जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी आग्रह। तत्कालीन समय जमींदारी प्रथा चलती थी, तो राय ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्ष तो नहीं लिया, फिर भी वे जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध थे कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए और जमींदारी प्रथा में सुधार होना चाहिए। फिर किसानों को शोषण से बचाना चाहिए ताकि उनमें सुधार हो जाएगा, जमींदारी प्रथा में सुधार हो जाएगा तो किसानों का शोषण नहीं होगा, वो बच जाएंगे। और उन्होंने ये भी मांग की कि लगान की दर निश्चित किए जाने का जो अधिकार है जमींदार को, वो उसको पूरी तरह से ये अधिकार दिया जाना उचित नहीं है और सरकार को चाहिए कि वो लगान को निश्चित कर दे। और ये भी है कि बिना अनुमति के, सरकार की अनुमति के बिना जमींदार जो है लगान की राशि में परिवर्तन नहीं कर पाए, ऐसा भी सरकार को कानून बना देना चाहिए। किसानों को लगान का भारी बोझ सहना पड़ता था जमींदारों की तरफ से, तो वो लगान की दर कम करने की मांग करते थे और चाहते थे कि भी किसी न किसी प्रकार से किसान जो है उसका शोषण नहीं हो, वो लगान के बोझ से इतना नहीं दबे। अगला बिंदु आता है आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। भारत से पूंजी के विदेश में निर्गमन को समाप्त करना चाहते थे कि भारत से पूंजी बाहर क्यों जाए, कच्चे माल के रूप में ही हो, किसी भी रूप में हो। यहाँ पर जितने ब्रिटिश लोग रहते थे अपनी सैलरी मोस्टली उसका पार्ट जो है अपने स्वदेश भेजा करते थे, तो देश से पूंजी का निर्गमन होता था, कच्चा माल बाहर जाता था, बन करके तैयार माल भारत में आके बिकता था, फिर उसका प्रॉफिट भी ये विदेशी अपने देश में भेजा करते थे। तो इस तरह से धन का जो निर्गमन हुआ करता था, तो वो इसको रोकना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारियों को जो भारत में व्यापार कर धन और संपत्ति का अर्जन करते हैं, भारत में ही भविष्य में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित होने चाहिए, यानी उनको पूंजी निवेश यहीं करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि क्या है भारत में भी सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना की जा सके, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाने चाहिए। उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारियों के भारत में पूंजी निवेश करने और यहीं बस जाने से भारत से आर्थिक साधनों और पूंजी के निष्क्रमण को रोका जा सकेगा। तो इस तरह से आर्थिक विकास के लिए वो विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करने के पक्ष में थे। अब हम उनके योगदान को देखेंगे। राममोहन राय का योगदान जो है, तो मित्रों राममोहन राय एक महान देशभक्त थे, उत्कट स्वतंत्रता प्रेमी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नवजागरण का संदेश प्रसारित किया। हम सभी जानते हैं कि वो महान समाज सुधारक के रूप में उन्होंने किस तरह से भारतीयों में परंपरागत आत्मगौरव को पुनः जागृत करने और आधुनिक पश्चिमी विचारों को अपनाने पर समान रूप से बल दिया। और उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जीवन में अंधविश्वास, पाखंड, संकीर्णता और अकर्मण्यता के स्थान पर विवेकशीलता, बौद्धिकता और उदारता को प्रतिष्ठित किया जाए। वे भारतीयों में प्राचीन दर्शन, गौरवमय ग्रंथों और उत्कृष्ट संस्कृति के ज्ञान द्वारा भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार करना चाहते थे। तो वे एक महान समाज सुधारक थे। दूसरा उनका बिंदु आता है योगदान का शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन। राममोहन पूर्ण रूप में एक मानवतावादी थे। उन्होंने धर्म के सकारात्मक पक्षों को अपनाए जाने पर बल दिया और स्पष्ट किया कि धर्म को लोगों के मध्य घृणा के प्रसार या टकराव का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अनेक धर्मों के गहन अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकाल सके कि प्रत्येक धर्म की मूल आस्था
उसे मानव की सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उन्होंने मानवीय पक्ष पर बल दिया और आग्रह किया कि धर्म के क्षेत्र में पाखंड, विवेकहीन और निरर्थक रीति रिवाजों और व्यर्थ के टकरावों का उन्मूलन करके, उसे छोड़ करके मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक भाईचारे का माध्यम बनाया जाए। तो ये थे शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन करने वाले राय के योगदान का दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु आता है स्वतंत्रता का समर्थन। राममोहन ने व्यक्ति के अधिकारों और समाचार पत्रों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करके भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी राममोहन ने भारत को और भारत के शासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा एक तरह से स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार किया। वे उस समय की परिस्थितियों में आवश्यक समझते थे कि भारतीय ब्रिटिश सभ्यता और शासन प्रणाली के संपर्क से अधिकाधिक लाभान्वित हों, ताकि भविष्य में वे शासन की बागडोर स्वयं संभालने में पूरी तरह सक्षम हो सके। तो इस तरह से स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन ही किया है। वे भारतीयों में हीन भावना समाप्त करके आत्मविश्वास को जागृत करना चाहते थे। चौथा बिंदु आता है स्त्री स्वतंत्रता। राममोहन स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण स्थान को सुरक्षित करने के प्रबल पक्षधर थे। इसके लिए वो स्त्रियों का उत्थान करना चाहते थे और स्त्रियों के उत्थान में शिक्षा को बहुत जरूरी मानते थे कि स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। और साथ ही जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनका उन्होंने विरोध किया। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई और कानून भी बनवाया। पुरुषों के बहुविवाह का विरोध किया, विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। इस तरह से उन्होंने स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया। वास्तव में हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास का अग्रदूत यदि किसी को कहा जाए तो वो निश्चित रूप से राममोहन राय थे। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी संदर्भों में विवेकशील, उदार और प्रगतिवादी विचारों का प्रतिपादन करके भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरण का संदेश प्रसारित किया। मित्रों, उनके द्वारा जागरूक और सक्रिय प्रयत्नों का ही परिणाम था कि भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हुआ और आने वाले समय में वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रशिक्षित हो सके। तो ऐसे थे राममोहन राय, जिन्हें राजा की उपाधि दी गई थी और जिन्हें आज हम राजा राममोहन राय के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।